अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट पी के देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप खैरियत से भी होंगे, खुश भी और महफूज भी। पाकिस्तान में अवाम सड़कों पर है और एक ही नारा बुलंद कर रही है कि इंपोर्टेड गवर्नमेंट नामंजूर। लेकिन अहम सवाल ये है कि इंपोर्टेड गवर्नमेंट पाकिस्तान में तो मौजूद है, लेकिन इसे लाने वाले कौन थे? एक तो जो लेटर है, लेटर गेट के थ्रू बड़ी चीज़ सामने आ जाती है कि एक अमेरिकन इंस्टिगेटेड रिजीम चेंज कॉन्स्पिरेसी पाकिस्तान में बाकायदा उसकी सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन हुई है। लेकिन क्या पाकिस्तान में भी इसके कोई हैंडलर्स थे? इस पर बातचीत करने के लिए माहिर कानून जनाब बाबर ऐवान साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है। बाबर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सर, सबसे पहले ये बताएं कि जो रिजीम चेंज पाकिस्तान में की गई है, इसके पाकिस्तान में हैंडलर्स क्या सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज थी या और भी कोई लोग थे? देखिए, ये वो सवाल है कि इसके हैंडलर्स कौन थे, इसके सहूलतकार कौन थे, किन को फाइनेंस मिला, कहाँ से पैसे आए, ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन में तय हो सकती हैं जी। बैसियत वकील, मैं इन्वेस्टिगेटर नहीं हूँ किसी भी मुकदमे में। ये इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में भी मेरे जरिए ये मुतालबा किया था, इमरान खान ने मुतालबा किया था कि हम चाहते हैं कि फौरी तौर पे कमीशन बिठाया जाए। देखिए, एक चिट लिखी थी, अमेरिका के एम्बेसडर होता था पाकिस्तान का, उसने एक चिट लिखी थी, इसको नवाज शरीफ लेके सुप्रीम कोर्ट में गए, काला कोट पहन के, जाहिर ये किया कि मैं वकील भी हूँ, बगैर LLB किया। और उसके बाद उन्होंने क्या कहा, वहाँ खड़े होके कहा जी ये मुल्क से संगीन गद्दारी है। संगीन गद्दारी का मुकदमा बना, मुलजिम सुप्रीम कोर्ट से बेल या इजाजत लेने के बाद मुल्क से भाग गया, कभी वो वापस नहीं आया, कभी वो मुकदमा नहीं चला। तो इसलिए हम ये कहते हैं, जो आपके जहन में सवाल है, ये सियासत पीके का सिर्फ सवाल नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों का सवाल है। इसकी तफ्तीश क्यों ना हो आखिर? बिल्कुल, यकीनन सब जानना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में सियासी जमातों के अलावा और कौन से लोग थे जो पाकिस्तान में इस कॉन्स्पिरेसी के हैंडलर्स थे। लेकिन बाबर साहब, ये बताएं कि हमने देखा है कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जो अमेरिका ने रिजीम चेंज की हैं, उनमें मुख्तलिफ अहदाफ थे। लेकिन आप बतौर माहिर कानून क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अमेरिका के असल अहदाफ क्या थे और क्या अमेरिका उन अहदाफ तक पहुँच चुका है? पहला हदफ क्या है कि हम इंटेलिजेंस गैदरिंग करना चाहते हैं। उस पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप भी कॉन्ट्रैक्टर पढ़ें, जो कौम सुनेगी मेरी बात, वो कॉन्ट्रैक्टर किताब है रेमंड डेविस की, जिसमें उसने अपनी वारदातों का और जो ब्लैक वाटर की एक्टिविटी पाकिस्तान में हुई उसका एतराफ़ किया था जी। उस वक्त जो सफारतकारी का हक्कानी नेटवर्क है, उस नेटवर्क का जो सरबराह था, उसने किसी यहाँ पे एक एडवाइजर से मिलके उन्होंने एक अलहदा से रास्ता बना लिया। जिस तरह मोदी की नवाज शरीफ के घर आमद के लिए इमिग्रेशन पीछे रह गई, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसियां पीछे रह गई और पाकिस्तान के FIA पीछे रह गई, वो बगैर वीजे के अंदर आ गए। वो तकरीबन कोई 30-40 आदमी जो थे, और राव का सरबराह भी था और उनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी था जी। उसी तरह से इन्होंने एक रास्ता बना लिया, पिछला दरवाजा, जिससे लोग आते थे। पाकिस्तान के हर गली कूचे में से ब्लैक वाटर की वारदातों की आवाज उठती थी और पाकिस्तान के कुछ बहादुर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर जो थे वो इसके ऊपर बात भी किया करते थे। दूसरा जो उन्होंने कहा, वो कहते हैं जी कि हम वॉर फाइटिंग करना चाहते हैं। वॉर फाइटिंग में पाकिस्तान के 1 लाख से ज्यादा बच्चियां, बच्चे, फौजी जवान, पाकिस्तान की अदलिया के अरकान, यहाँ इस्लामाबाद में रफाकत अवान जज कोर्ट में मार दिया और वकील मारे गए। उसके साथ ही जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, पुलिस, रेंजर, कोई बचता नहीं है। मलेशिया, पैरा मिलिट्री और स्कूल की उस्तानियां शहीद हुई, हर शहर धमाकों की नजर हो गया। ये काम शुरू हुआ था 1979 से और ये आके खत्म हुआ 2020 में, अभी खत्म हुआ है जब उनको वहां से विड्रॉल करनी पड़ी। हमने देखा है कि इमरान खान साहब उन्होंने जो 2 तकारीर की हैं 2 जलसों में, वहाँ पर उन्होंने अदलिया से सवालात पूछे हैं और गुज़श्ता जलसे में उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि रात 12 बजे आखिर अदालतें लगाने की ज़रूरत क्या थी, ये बात कभी भी मेरे दिल से नहीं जाएगी। और हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर इस हवाले से मुख्तलिफ ट्रेंड भी बन रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इमरान खान के जलसों, इतने बड़े जलसों में ऐसी बात करने से इदारों के साथ, जो कि पाकिस्तान के बड़े क्रूशल इदारे हैं, मोअज़्ज़ज़ इदारे हैं, उनके साथ कोई मुहाज़ाराई तो नहीं शुरू हो जाएगी? इमरान खान ने कभी किसी इदारे की, उसकी जो सेंटिटी है, उसके ऊपर कोई बात नहीं की, आज भी नहीं बात की। जब जजमेंट आ जाती है, फैसला आ जाता है, तो यहाँ तो फैसला आने से पहले नवाज शरीफ बाहर निकला, गुजरात की माँ उसको अभी ढूंढ रही है जिसका बच्चा गाड़ी के नीचे देके मारा था, और वो नारे मारता हुआ और बांगे देता हुआ गया और नोए पड़ता हुआ गया, मुझे क्यों निकाला। बेंच को वो कहता था 3 आदमी, 4 आदमी, 4 लोग, उन्होंने मुझे क्यों निकाला। फिर उन्होंने फौज के बारे में
नेम कॉलिंग की, ISI के बारे में नेम कॉलिंग की, और वो सारा कुछ जो इंडिया चाहता था वो करते रहे जी। उसके मुकाबले में इमरान खान सिर्फ दो सादा बातें कहते हैं। वो उन्होंने सवाल जो उठाया वो बड़ा जायज है कि क्या पाकिस्तान की तारीख में किसी नॉन पॉलिटिकल जस्टिस के केस में, यानी दो तरह के जस्टिस होते हैं, पॉलिटिकल जस्टिस, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, पाकिस्तानी भी और दुनिया के सुप्रीम कोर्ट्स और कोर्ट्स में, और दूसरा जो है वो ऑर्डिनरी मैन। देखे ना, अल्लाह के यहाँ भी और हमारे आइन की नज़र में भी और इमरान खान की और मेरी नज़र में भी कोई तकसीम नहीं है, कोई तफरीक नहीं है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। इंसाफ की नज़र भी, इसीलिए कहते हैं जस्टिस इज ब्लाइंड, कि वो किसी की बड़ाई ना देखे। ऐसा नहीं है कि इंसाफ अंधा हो जाए, कोई छोटे को उसके नजर ना पड़े और वो इंसाफ ना दे। वो जो शोहदा के कब्रिस्तान है वो ये सवाल करते हैं कि हमारे लिए कभी कोई सुओ मोटो नोटिस क्यों नहीं हुआ, हमारे लिए कभी कोई पार्लियामेंट से इस्तीफा क्यों नहीं किसी ने दिया कि मैं ये काम नहीं कर सकता उस वक्त की जो हुकूमतें थी। और वो साथ ये भी सवाल करते हैं कि हमें किस जुर्म में मारा गया, जो मारे जाने वाले उनको पता ही नहीं है उनका कसूर क्या था। रॉन्ग पर्सन एट अ रॉन्ग टाइम, एट अ रॉन्ग टाइम अ रॉन्ग पर्सन, ये वो वारदातें थी सारी। और इसी हवाले से आप देखें, बाबर अवान साहब तो फवाद चौधरी साहब ने भी ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि अगर आप रात 12 बजे फैसले करेंगे अदालतें लगाकर तो लोग आपके फैसले नहीं मानेंगे। इस तरह की जब जो साबिक वफाकी वज़रा और तहरीक इंसाफ की इतनी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ बातचीत करेंगे तो उसके क्या नताइज होंगे, उससे लोग क्या समझेंगे और उसे क्या लेंगे? देखिए, पार्टी के लीडर इमरान खान है, उनका पॉलिसी स्टेटमेंट सबके ऊपर लागू है, जो भी पार्टी के अंदर है। उन्होंने कहा कि फैसले को मैं तस्लीम करता हूँ। बाकी जो कुछ वो कहते हैं वो कानून की नजर में फेयर कमेंट है, फेयर कमेंट की इजाजत है। पाकिस्तान बदकिस्मती के साथ कहाँ किस रैंकिंग पे आ रहा है मैं वो नहीं कहना चाहता। 130 पे आ रहा है, 130 पे सर, जस्टिस डिलीवरेंस या जो हमारा जो कानून और इंसाफ का निज़ाम है उसके ऊपर सवाल है वहां भी। दूसरी जो बात इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इमरान खान बहुत मामूली बात की तरफ तवज्जो दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये बात मेरे दिल में रहेगी। दिल में रहेगी का मतलब है कि पूरी कौम के दिल में ये खटका है इस बात का कि कभी वो नीम शब्द भी आए जिसमें आम आदमी के लिए भी कोई प्रायोरिटी लिस्ट जारी हो। तो उन्होंने इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा, ये फेयर कमेंट है उनका। एक और सर बड़ा अहम फैसला और इस्लामाबाद हाईकोर्ट की बाकायदा डायरेक्शंस हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि 30 दिनों के अंदर तहरीक इंसाफ के फॉरेन फंडिंग केस का फैसला करें। क्या आप लोग घबराए हुए हैं इस सारी डेवलपमेंट से? आपने कहा फॉरेन फंडिंग, ये लफ्ज ही नहीं है कानून में जिसके तहत ये केस है। उस पर मैं 1 मिनट में आपको बता देता हूँ। पहली बात यह है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2000 का है, 2000 का जनरल मुशर्रफ के ज़माने का, 1976 का भुट्टो शहीद के ज़माने का एक एक्ट था, पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट, उसको ख़त्म करके वो बनाया गया था। उसमें लिखा हुआ है ममनुआ फंडिंग। ममनुआ फंडिंग बाहर से भी हो सकती है, अंदर से भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे आप देखते नहीं है कि एंटी टेररिज्म एक फलाना फंडिंग जमा कर रहा था फलानी ममनुआ तंजीम के लिए और ममनुआ फंडिंग कर रहा था, हमने मना कराया हुआ था, डिप्टी कमिश्नर का ऑर्डर था। तो ये है ममनुआ फंडिंग। लेट्स मेक दिस क्लियर फर्स्ट। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इसमें ना किसी पार्टी में बैन लग सकता है, कानून में नहीं लिखा हुआ, ना किसी लीडर को नायल किया जा सकता है, कानून में नहीं लिखा हुआ। वो लोग जो रात को सोते हैं जब, तो उनको ख्वाब जो नजर आते हैं, सुबह उनको खबर बना के पेश कर रहे होते हैं, तजजिया बना के पेश कर रहे होते हैं। ये उनकी गलतफहमी है, मैं ये दूर करना चाहता हूँ कि उसमें सिर्फ जो ममनुआ फंडिंग की हद तक, जितनी ममनुआ फॉरबिडन फंडिंग आप उसको कह लें आसानी के लिए, वो है, वो जब्त की जा सकती है बाकी सरकार। अच्छा, तीसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट, पाकिस्तान में 3 पार्टियों की, जो हनीफ अब्बासी के केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान को सादिक और अमीन करार दिया। उसकी पार्टी एक सादिक और अमीन पार्टी है जिसने पाकिस्तान में पहली दफा 5 साल के करीब तकरीबन हमने प्रोब फेस किया। इलेक्शन कमीशन में ये नहीं होनी चाहिए थी, एक ऐसा शख्स जिसको पार्टी कहती है हमने निकाल दिया, वो कहते हैं नहीं आपका मेंबर है, उस पर वो प्रोब होती रही। अब दूसरा उसका मरला ये आ गया कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई हनीफ अब्बासी केस में। उन्होंने कहा कि सारी पार्टियों की फंडिंग को आप चेक करें। अब पीटीआई की दरखास्तें पड़ी हैं वहाँ के, आप दूसरी जो 2 बड़ी पार्टियां मुल्क की, उनकी फॉरेन फंडिंग आप क्यों नहीं चेक करते? वो तो प्रेयर ही नहीं थी जिसके खिलाफ आज इंट्रा कोर्ट अपील जा रही है। सिंगल बेंच के जो फाजिल जज साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फैसला दिया, इसलिए उस पर मैं गुफ्तगू कंटेंट पे नहीं कर सकता। आखिर में बाबर अवान साहब इस चीज पर भी नजर डालें कि हम ये देख रहे हैं
کہ جو نئی کیبنٹ تشکیل پا رہی ہے، ایک کولیشن گورنمنٹ کی صورت میں 10 سے زیادہ سیاسی جماعتیں موجود ہیں، ان کے اوپر کرپشن کیسز ہیں، تو یہ کیبنٹ کس طرح سے کام کرے گی، یہ کس طرح سے ان کی منظوری ہوگی، اور یہ کس طرح سے اپنے اوپر جو ان کے اوپر کیسز ہیں یہ ان پر اثر انداز ہوں گے؟ پاکستان کی تاریخ کا 75 سالہ تاریخ کا ایک اور انوکھا دن آیا ہے جب امپورٹڈ وزیر اعظم کی جو امپورٹڈ کابینہ ہے اس کے اکثر وزراء وہ ضمانتوں پر ہیں، عدالتی ضمانتوں پر ہیں جی تو اس لیے پاکستان کی تقدیر بدلنے کے لیے اب جو فیصلے ہونے ہیں وہ سمریوں پر نہیں ہوں گے منسٹریوں کی، بلکہ عدالتوں کے بیل بانڈز کے اوپر ہوا کریں گے۔ بہت شکریہ بابر اعوان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اور سپریم کورٹ نے جب سو موٹو نوٹس لیا تھا ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے اوپر تو پرائم منسٹر عمران خان کے بہاف پر انہوں نے ایک بڑا زبردست کیس سپریم کورٹ میں کنٹیسٹ کیا تھا، اور آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کچھ بنیادی سوالات اٹھا رہے ہیں، بلکہ وہ کسی کی بھی ادارے کے خلاف یا ادارے کی جو توقیر ہے، جو احترام ہے، اس کے خلاف بات چیت نہیں کر رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی اللہ حافظ۔